हेलो। आज हम देखेंगे पाइथन बेसिक्स के बारे में और इस वीडियो सीरीज में हम पाइथन बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो यदि आप अगर प्रोग्रामिंग या कोडिंग के लिए नए हो और आपको पाइथन में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और अभी पाइथन जैसे आपको पता ही होगा ये एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1991 में रिलीज हुआ था। अभी पाइथन के कई सारे यूजेस है, जैसे ये वेब डेवलपमेंट के लिए काम आता है। तो वेब डेव लिख देता हूँ। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट में इससे हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो बैकएंड कहा जाता है, जिसका वेबसाइट में आप फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, उसके लिए पाइथन बहुत यूजफुल है। फिर इससे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। एंड इसके अलावा हम जो भी हमारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स है या मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होते हैं, तो हम इसे मैथ्स के लिए यूज कर सकते हैं। और सिस्टम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप अगर आपके कंप्यूटर में कुछ ऑटोमेट करना चाहते हो या फिर कोई चीज करना चाहते हो जो कि नॉर्मली लेट्स से आपको ज़्यादा टाइम लगे, तो आप उससे एक स्क्रिप्ट लिख के वो ऑटोमेट कर सकते हो। एक उदाहरण या फिर एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई फोल्डर का हर रोज बैकअप चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हर रोज उठ के उसको कॉपी करके अलग जगह पे पेस्ट कर दो, या तो आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो जिससे आप वो फोल्डर ऑटोमेटिकली रोज का रोज कॉपी पेस्ट हो जाए। तो ये आप पाइथन में कर सकते हो। अभी हम सिंटैक्स देखेंगे। तो सिंटैक्स देखने से पहले हम गूगल कोलैब का बात करेंगे। तो गूगल कोलैब आप पाइथन लिखने के लिए यूज कर सकते हो। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और आप इसे गूगल क्रोम या फिर कोई भी वेब ब्राउजर से यूज कर सकते हो। आपको बस गूगल कोलैब सर्च करना है और आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें आप एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते, आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिन्हें कहते हैं वो होते हैं, जैसे कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक्स होते हैं और जहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख के रन कर सकते हो। अभी पाइथन का हम सिंटैक्स देखेंगे और पाइथन का सिंटैक्स बहुत इजी होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। और ये पढ़ने में भी बहुत आसान होता है कि अगर कोई पढ़े तो उसे मतलब आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो जैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, तो अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे प्रिंट का मतलब है कि अगर हमें कुछ आउटपुट चाहिए, कुछ दिखना चाहिए प्रोग्राम रन होने के बाद, तो हम उसे प्रिंट कहते हैं। और ये प्रिंट स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है पर प्रिंट स्टेटमेंट होता है ही। अभी अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, जैसे मैंने अभी एक्सक्लेमेशन ऐड कर दिया, तो वो वैसे का वैसा ही फिर से हमें प्रिंट करेगा। अभी इसे हम कहते हैं आउटपुट। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कुछ प्रोग्राम या कुछ फंक्शन या जो भी हमने कोड लिखा है, उसका जब एग्जीक्यूशन होता है या फिर जब वो कोड काम करता है, जब वो रन करता है, उसके बाद जो आपको दिखाई देगा या फिर जो फंक्शन वो करेगा, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा आउटपुट है जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो लिखा है, जो हेलो वर्ल्ड है, तो ये आउटपुट रहा है। और इनपुट हम उसे कहते हैं अगर कोई यूजर से हमें इनपुट लेना है, जैसे हम किसी से उनका एज पूछना है या कुछ, तो उसे हम इनपुट कहते हैं। और इनपुट भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ले सकते हैं और वो इनपुट हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो अभी हम सिंटैक्स का आगे देखेंगे। तो जैसे ही मैंने अभी हम इफ कंडीशन को, अब तो इफ कंडीशन आपको अब तक पता नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए बस सिंटैक्स समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इफ 5 इज ग्रेटर देन ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो प्रिंट लेट्स से 5 इज ग्रेटर, तो ये प्रिंट करेगा। तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, इसे इंडेंटेशन कहते हैं। अगर मैंने ये स्पेस हटा दिया तो मुझे एरर आएगा। एरर ये आएगा कि इंडेंटेशन नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं इंडेंटेशन एरर कह रहा है। इसका मतलब स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, फिर भी ये काम किया। तो यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है? यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक कंडीशन लिखा है। तो ये कंडीशन अगर सच रही तो जो चीज एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो उसके अंडर आएगी। तो उसमें और ये मेन स्टेटमेंट, मेन कंडीशन में थोड़ा सा फर्क दिखना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे स्पेस इंपॉर्टेंट है। तो आप कम से कम एक स्पेस दीजिए या फिर आप 2, 3, 4 कितने भी स्पेस दीजिए, पर स्पेस देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्पेस दिए हैं और ये प्रिंट हो रहा है। अभी अगर मैंने if 2 is greater than 5 लिखा, अगर ये बात सच रही तो 2 is greater प्रिंट करना है, पर ये बात सच नहीं है। हमें पता है कि 2 ये 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमारा इफ कंडीशन के अंदर है। तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे कंडीशन हम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 is greater than 3 भी रख सकता हूँ। तो 7 is greater than 3 ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी इसको मैं और एक इस कंडीशन में, अगर कोई कंडीशन सच रही और हमें 2-3 चीजें करने हो तो उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। पर ये हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पे 3 स्पेस दिए तो नीचे भी 3 स्पेस देने होंगे। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी इसने दोनों लाइन एग्जीक्यूट की, 7 इज ग्रेटर और ग्रेटर ये दोनों प्रिंट हुए। अगर मैंने यहाँ का एक स्पेस हटा दिया तो ये फिर से एरर दिखाएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड स्पेसिंग। अगर यहाँ पे 2 स्पेस है तो इधर भी 2 स्पेस होने चाहिए। अब दोनों जगह पे 2-2 स्पेस है तो वो एरर नहीं दिखा रहा है। अभी पाइथन में स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ध्यान रखना है कि हम सेम नंबर ऑफ स्पेस दे रहे हैं, जो कम से कम 1 हो, और यूजुअली 4 होता है। अगर आप कोई बाहर का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज करे तो वहाँ पे 4 स्पेस देते हैं और वो दिखने में भी ज़्यादा आसान होता है। तो अगर मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे किया तो अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इफ कंडीशन है उसके अंडर एक लाइन है जो कि एक लाइन कम से कम चाहिए ही। और ये जो स्टेटमेंट है अगला, ये वो इफ कंडीशन के अंडर नहीं है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन गलत भी रहा फिर भी ये लाइन रन होगा, फिर भी ये प्रिंट करेगा। तो अगर मैंने ये कंडीशन ऐसे रख दी, if 3 is greater than 3, 3 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, ओके। तो ये सिर्फ ओके प्रिंट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन गलत है तो ये वाला लाइन रन नहीं होगा। पर ये वाला लाइन बिल्कुल रन होगा, क्योंकि इसको कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपना अलग सा एक लाइन है। और अगर मैंने यहाँ का भी स्पेस हटा दिया तो फिर एरर आएगा, क्योंकि इफ कंडीशन के अंडर कुछ ना कुछ चाहिए। हम सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हैं, पर उसके बाद कुछ तो करना होगा, वरना वो कंडीशन चेक करने का फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम स्पेस इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्पेस में भी चल जाएगा, आप कितने भी स्पेस दे तो चल जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। पर स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है पाइथन में। अभी कमेंट्स देखते हैं। तो कमेंट्स में आप अगर तो कमेंट्स हम हैशटैग से लिखते हैं। तो कमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कोड के बारे में, जो आपके लिए हो या फिर चाहे कोई थर्ड यूजर के लिए हो। तो कमेंट्स का यही फायदा होता है कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, पाइथन इसे रन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ये सिंपली अगर कहे तो ये कमेंट्स है, इसका कुछ भी प्रोग्राम से रिलेशन नहीं, ये प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम जो हो वो बहुत लंबा होता है,
और आपको हर एक बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस लिखने होते हैं, तो बाद में आप भूल ना जाए या फिर बाद में कोई और आपका अगर प्रोग्राम पढ़े तो उसे समझने में आसानी हो, उसके लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। तो हर एक कमेंट में हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे अगर मुझे लिखना हो कि ये इफ कंडीशन है, तो ये है इफ कंडीशन, और इसे रन करने पे भी ये कुछ भी डिफरेंस नहीं बनाएगा प्रोग्राम में। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट ओके यहाँ पे ले लिया और उसके नीचे अगर फिर से एक कमेंट लिखी, दिस इज कमेंट, तो यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी मैंने इसका स्पेसिंग भी गलत दिया। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमें स्पेस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है पाइथन में, पर वो है जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स। अगर कमेंट्स के लिए हो तो कमेंट्स आप कहीं भी लिख सकते हो। आप चाहे तो ये कमेंट प्रिंट ओके के बाद भी लिख सकते हो, वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कमेंट्स है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। आप कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ABCDE, तो आप वो भी लिख लिया तो भी आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा। और अब इफ कंडीशन, तो कमेंट्स प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करता है। अभी हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो अगर आप वेरिएबल मतलब क्या होता है, वो एक जगह होती है मेमोरी में जहाँ पे वैल्यू स्टोर होते हैं। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो जो बाद में यूज करना हो तो आप उसे वेरिएबल में स्टोर करोगे। जैसे मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, मैं a रख सकता हूँ, b रख सकता हूँ, या फिर मैं var रख दूँ। तो मैं अभी var रख रहा हूँ, तो मैंने var var इक्वल्स टू 6 लिखा, और अगर मैं प्रिंट var किया तो ये प्रिंट करेगा 6, क्योंकि var एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है और उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 6। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम इनपुट लेते हैं, अगर यूजर से अगर हमें इनपुट लेना है तो वो भी वेरिएबल में स्टोर होता है, मतलब आप उसको बाद में कहीं भी यूज कर सके। और वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने var 6 लिखा, बाद में मैंने var 7 लिखा, तो ये 7 ही प्रिंट करेगा। अगर मैंने ये डबल कोट्स में लिखा तो ये वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। तो यही फर्क है कि अगर हमें वेरिएबल प्रिंट करना है तो हमें ये डबल कोट्स नहीं लिखने हैं, फिर हम वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। तो और अगर हमने डबल कोट्स लिखा तो वो डबल कोट्स में जो भी हो वो वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने डबल कोट्स में var लिखा तो var प्रिंट हुआ, पर अब अगर हमने var प्रिंट किया बिना डबल कोट्स का तो उसके अंदर का वैल्यू प्रिंट होगा। मैं कितने भी वेरिएबल्स ले सकता हूँ, जैसे अगर मैंने x लिया, x को मैं abc लिख रहा हूँ, तो मैं अगर x को प्रिंट किया तो यहाँ पे abc आएगा। पर अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये कमेंट है, मैंने ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये प्रोग्राम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया और फिर प्रिंट x कहा तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पे एक येलो अंडरलाइन है, इसका मतलब कि कुछ तो एरर आएगा। तो अच्छा, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है कि x हमने ऑलरेडी एक बार रन किया था, इसलिए वो ऑलरेडी सिस्टम में स्टोर्ड है। तो मैं प्रिंट z कर देता हूँ, तो z ये कह रहा है कि z इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि हमने z को डिफाइन किया ही नहीं है, इसलिए उसमें एरर आएगा। और जब हम x को डिफाइन करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट करेगा। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे डेटा टाइप्स। तो अब हम पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो हम सिर्फ बेसिक से डेटा टाइप्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ऑफन यूज होते हैं, और आप अगर कोई भी कोड लिखो या कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा तो उसमें ये ज़रूर यूज होंगे। और पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स है, बट जैसे मैंने अभी कहा हम सिर्फ उनमें से कुछ गिने चुने देखेंगे, 3 से 4। तो हम पाइथन में डेटा टाइप्स देख सकते हैं अभी। तो टेक्स्ट, ये अगर टेक्स्ट टाइप के जो है, तो टेक्स्ट में हमारे पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसे पाइथन में str कहा जाता है।
तो टेक्स्ट यानी यही जो हम कुछ भी अगर हम शब्द लिखते हैं, जैसे हम ABCD लिखे या हम हेलो वर्ल्ड जैसे हमने लिखा था प्रोग्राम में, तो ये सब टेक्स्ट डेटा टाइप हुआ, या फिर इसे प्रॉपर वर्ड जो है वो स्ट्रिंग या str डेटा टाइप पाइथन में। फिर इसके बाद आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास होता है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो इंट मतलब इंटीजर, जो कि 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स है हमारे, तो ये सब इंटीजर्स है। और फ्लोट, अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट मतलब जहाँ पे भी अगर आपको डेसिमल पॉइंट आ जाए तो वो हो गया आपका फ्लोट डेटा टाइप। जैसे अगर 3 के जगह मैंने 3.0 लिख दिया तो पाइथन में वो फ्लोट डेटा टाइप कहलाएगा। 3.2 रहे, 3.5, 3.6, 3.7 या फिर 15.1, तो जहाँ भी डेसिमल हो उसे हम फ्लोट डेटा टाइप कहेंगे। और न्यूमेरिक में और एक है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो ये यहाँ पे जो लेफ्ट में मैं लिख रहा हूँ ये तो बस कैटेगरीज है, एक्चुअल में डेटा टाइप्स ये है स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में हम बाद में थोड़ा और देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। इसे हम अपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, तो बस उसी टाइप का कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है जितना कि इंट और फ्लोट है। इसके अलावा बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप में पाइथन में उसे बस बूल कहते हैं। तो बूल डेटा टाइप, तो इसका ये डेटा टाइप क्या होता है? ये डेटा टाइप की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो सही यानी ट्रू, या तो गलत यानी फॉल्स। तो बस इन दोनों में से एक वैल्यू ही ये बूलियन वेरिएबल होल्ड कर सकता है। तो ट्रू को हम बाइनरी में 1 भी कहते हैं, फॉल्स को 0 भी कहते हैं। यानी अगर आपने 1 भी लिखा तो वो ट्रू के समान ही है और 0 फॉल्स के समान। तो अगर इसका हमें एग्जांपल देखना हो एक बूलियन डेटा टाइप का, तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर देन 2 लिखा तो ये ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि x इक्वल्स टू ट्रू। तो ये सीधी सी बात है क्योंकि 5 2 से बड़ा है। तो अगर मैंने यही ग्रेटर देन को हटा के लेस देन लिखा तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो ये है बूल डेटा टाइप जिसके सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं। अब इसके अलावा है सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस भी एक कॉमनली यूज डेटा टाइप है। उसमें भी होते हैं, उसमें जो होता है वो है लिस्ट, टुपल और रेंज। तो लिस्ट को लिखते टाइम हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3, ये हो गया लिस्ट। और टुपल को हम राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, जैसे 1 2 और 3 4, जितना भी आपको इसकी लेंथ बनानी हो आप बना सकते हो। रेंज मतलब अगर हमें रेंज लिखना है तो मैंने अगर रेंज 6 लिखा, इसका मतलब इसकी रेंज हुई 0 से लेके 6 तक, जो सिर्फ हमें एक लोअर वैल्यू और एक अपर वैल्यू देता है। तो अब रेंज को ऐसे भी 2,6 लिखा तो ये आपकी रेंज रही 2 से 6 के बीच में। अभी लिस्ट और टुपल में क्या फर्क है? तो हमारे जो टुपल रहते हैं पाइथन में वो इम्यूटेबल कहलाते हैं। इम्यूटेबल यानी जो एक बार डिफाइन कर दिया हो तो वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन लिस्ट म्यूटेबल है। इसका मतलब है कि अगर आपने लिस्ट एक बार डिफाइन भी कर दी तो आप इसको आगे जाके प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो। तो चेंज करना मतलब क्या? अगर जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू 6 और उसको अगले ही लाइन में मैंने x इक्वल्स टू 7 लिख दिया, और अगर मैंने कहा प्रिंट x तो ये प्रिंट करेगा 7, क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ पे 6 लिखी है लेकिन अगले ही लाइन में उसको बदल के हमने 7 लिख दी, तो इसलिए यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम
लिस्ट को भी चेंज करना चाहेंगे तो हम लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हम लिस्ट का एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करके उसको बदल सकते हैं। लेकिन ट्यूपल इम्यूटेबल होते हैं, जिसका मतलब कि हम उन्हें बदल नहीं सकते। तो आप अगर एक बार ट्यूपल को डिफाइन कर दिया प्रोग्राम में तो आप उसे बदल नहीं सकते। तो अब हम इन्हीं डेटा टाइप्स को कोड के रूप में देखेंगे। थोड़ा सा कोड लिख के हम समझ पाएंगे कि आखिर में ये डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं। तो अगर मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से y, तो y को मैंने a b c लिख दिया। तो मैं अगर प्रिंट करूँ, अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना चाहते हो पाइथन में, तो हमें टाइप फंक्शन यूज करना होता है। तो मैंने अगर टाइप ऑफ y, इसका मतलब ये y का टाइप बताएगा हमें, मतलब y का डेटा टाइप बताएगा और हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लास str, हमने देखा था कि str मतलब स्ट्रिंग, जो कि एक टेक्स्ट का डेटा टाइप है। अभी पाइथन में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स मतलब एक ही बात होती है। अगर मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया फिर भी आपको स्ट्रिंग क्लास ही आएगा। तो ये और ये दोनों सेम ही है। आप डबल कोट्स यूज करें या चाहे आप सिंगल कोट्स यूज करें, ये दोनों एक ही बात है पाइथन के लिए। तो अभी अगर मैं y की वैल्यू बदल के 5 कर दूं, 5, तो आपको y का टाइप इंट मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जो है वो इंट है। अभी जैसे ही मैं इसको डेसिमल लगा के 0.0 ऐड कर दिया, ये रहेगा फ्लोट। तो आप देख सकते हो अभी 5.5 भी किया तो भी फ्लोट रहेगा। आप उसको कितना भी बदल के, जब तक डेसिमल है तब तक वो फ्लोट कहलाएगा। अभी अगर मैं इसी को, अगर मैंने डबल कोट्स में दे दिया या फिर सिंगल कोट्स में दे दिया, तो वो फिर से स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने, जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन हम कर सकते हैं, फंक्शंस यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो अगर मैंने z को कोई वैल्यू दे दी 5 और मैंने अगर प्रिंट किया y प्लस z, तो आपके हिसाब से 40.5 आना चाहिए, पर ये हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये टेक्स्ट है। तो सिस्टम ने इसको क्या समझा है? सिस्टम ने इसको टेक्स्ट समझा है। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, हम एसेज लिखते हैं, तो उस वैसे ही इधर यहाँ पे इसको स्ट्रिंग समझा है सिस्टम ने, क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में दिया है। और अगर उसमें हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं, तो वो नंबर डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों डेटा टाइप्स अलग है। अगर हमें एडिशन करना है तो इन दोनों की डेटा टाइप न्यूमरिक होनी चाहिए। तो अभी ऐड हो जाएगा 40.5। और फाइनल जो है, यहाँ पे हमने इंट लिया, यहाँ पे हमने फ्लोट लिया, दोनों अलग डेटा टाइप है पर दोनों न्यूमरिक है। तो मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने के लिए हमें न्यूमरिक डेटा टाइप होना बहुत जरूरत है। तो उसी तरह अभी अगर हमने y की वैल्यू 35.5j किया, तो उसका टाइप है कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो वो बहुत ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होंगे, बट आपके जानकारी के लिए आपको पता होना अच्छा है। और वैसे ही अभी हम देखेंगे लिस्ट, ट्यूपल्स और बुलियन भी देखना बाकी है। अगर मैंने y इक्वल्स टू ट्रू लिखा, तो इसका क्लास रहेगा बूल, मतलब ये डेटा टाइप बूल है। अभी इसमें अगर मैंने t स्मॉल भी रख दिया फिर भी ये एरर दिखाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप थोड़ा भी मिस्टेक कर रहे हो तो आपको एरर आएगा, और आप एरर पढ़ के भी समझ सकते हो कि आपने एग्जैक्टली क्या गलती की है। तो इसको मैंने अगर फॉल्स भी लिख दिया फिर भी ये बूल रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी, जैसे y इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या 5 2 से बड़ा है? हाँ, वो बड़ा है। तो आपका y बूलियन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आएगा। 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू। तो फिर से क्लास बूल आया। अगर आपको देखना है कि उसका आउटपुट क्या आता है,
तो हम ऐसे देख सकते हैं ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये फॉल्स आएगा। फिर से इसका अगर हमें टाइप देखना हो तो टाइप में बूलियन आएगा। तो ये था बूलियन डेटा टाइप। अभी हम सीक्वेंस डेटा टाइप्स में देखेंगे लिस्ट। अगर मैंने 1 2 3 ये ऐसे डिफाइन कर दिया तो ये क्लास है लिस्ट। अभी ये है इंटीजर्स की लिस्ट। अभी लिस्ट में भी अलग अलग हो सकते हैं। आप इंटीजर्स का लिस्ट कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग का लिस्ट कर सकते हैं। जैसे अब अगर मैंने बीच में एक स्ट्रिंग डाल दिया तो ये एक मिक्स्ड लिस्ट है जहाँ पे इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है। तो अगर वैसे ही मुझे लिस्ट का एक आइटम प्रिंट करना हो, जैसे प्रिंट y ऑफ 1, तो ये 2 प्रिंट करेगा। मतलब कि फर्स्ट पोजीशन, अभी पाइथन में जो पोजीशंस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब 1 जो है यहाँ पे वो 0 पोजीशन पे है, 2 जो है वो 1 पोजीशन पे है। आपको कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ABC लिखता हूँ, A B और 3, ये भी ठीक है। तो अगर 1 का पोजीशन पूछा गया आपको तो ये पाइथन के हिसाब से 0 होगा। अगर ये A का पोजीशन पूछा गया, B का पोजीशन है 1, क्योंकि A 0 हो गया तो ये 1 होगा, और इसका पोजीशन है 2। तो अगर मैं y ऑफ 2 लिख दूं यहाँ पे तो 3 प्रिंट होना चाहिए, और वैसे ही y ऑफ 0 लिख दूं तो a प्रिंट होना चाहिए। तो हम इसका भी टाइप देख सकते हैं। टाइप, तो ये प्रिंट करेगा y ऑफ 0 का टाइप, इसका मतलब a का टाइप। तो ये तो है स्ट्रिंग, तो सबसे पहले हमें लिस्ट दिखाएगा क्योंकि हमने y का टाइप देखा है, फिर स्ट्रिंग दिखाएगा क्योंकि हमने ये एक एलिमेंट का टाइप देखा है। तो अब ट्यूपल, ट्यूपल को बस चेंज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट हटा के राउंड ब्रैकेट डालना है। तो क्लास हो गया ट्यूपल, जैसे आप देख सकते हैं। ये लाइन हटा देता हूँ। तो हम जैसे मैंने कहा था कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल, ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, हम जब ट्यूपल्स के बारे में थोड़ा और देखेंगे क्या होता है उसमें, तो तब हम ट्राई करेंगे उसको चेंज करना। फिलहाल तो हम बस एक बेसिक डेटा टाइप्स का देख रहे हैं। अभी कास्टिंग, तो कास्टिंग का क्या मतलब है? कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे में बदलना, उसको हम कहते हैं कास्टिंग। तो जैसे कि अगर मैंने एक वेरिएबल x डिफाइन किया, x इक्वल्स टू 2.8, तो ये तो सही हो गया। इसका अगर हमें टाइप चाहिए, प्रिंट टाइप 2.8, तो ये फ्लोट हो गया। अगर मुझे इसको इंट में कन्वर्ट करना हो तो मैं, बहुत सीधी सी बात है, तो मैं x इक्वल्स टू इंट 2.8 ऐसे कर दूंगा। तो यहाँ पे x चाहिए, एक मिनट। तो आप देख सकते हो कि अभी ये इंटीजर बन गया है। मैंने x को कास्ट किया है फ्लोट से इंट में, उसे हम कहते हैं कास्टिंग। तो जैसे ही अगर मैंने इसको, अगर मैंने डबल कोट्स में भी डाल दिया तो देखते हैं क्या आता है। ये एरर आएगा क्योंकि डबल कोट्स, अभी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइप को हम डायरेक्टली इंटीजर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें एक डेसिमल है। तो सबसे पहले हमें इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट 2.8। तो फ्लोट में आ गया। मैं बस प्रिंट एक्स करता हूँ यहाँ पे, मतलब आपको समझ जाएगा कि क्या चेंज हो रहा है। तो अभी 2.8 प्रिंट हुआ है। अब इस फ्लोट को हम इंट में कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है जिसमें आप देख सकते हो कि डेसिमल है, तो आप सीधे से अगर उसको इंट लिख दे तो वो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको वो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि वहां पे डेसिमल है। फिर आप उसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने प्रिंट एक्स किया तो वो सिर्फ 2 प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि हमने इस फ्लोट डेटा टाइप को इंट में कास्ट कर दिया है। इंट में कास्ट करना मतलब डेसिमल पॉइंट
सीधे से हटा देगा। ये राउंड ऑफ नहीं होगा, अगर राउंड ऑफ किया तो 3 आता था, पर हम बस सिंपली डेसिमल पॉइंट हटा रहे हैं और जो बचा वो इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं। अभी उसी तरह अगर हमें एक इंटीजर दिया हो और हमें उसे फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, तो अभी आप 2 देख रहे हैं, अभी मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा तो प्रिंट होते टाइम ये 2.0 प्रिंट होगा। अब ये फ्लोट टाइप में हो गया है। उसी तरह हमने स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, तो ये 2 ही प्रिंट कर रहा है क्योंकि, पर अगर हमें इसका टाइप देखना हो, क्योंकि स्ट्रिंग में भी प्रिंट करेगा ही नॉर्मली, पर अब टाइप देखेंगे तो ये कहेगा स्ट्रिंग टाइप। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग हटा दिया, इसका टाइप है इंटीजर। फिर इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया तो टाइप फ्लोट दिखाएगा। तो इसे कास्टिंग कहते हैं। और आप इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, उसी तरह आप स्ट्रिंग को इंटीजर में या स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो कन्वर्जन है ये आपको देख के करना होगा। हर एक चीज हर एक इसमें नहीं हो सकती है डायरेक्टली, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल देखा था कि जो स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू लिखा था उसको हम डायरेक्टली इंट में नहीं कर सकते, पर आप उसको पहले फ्लोट में बदल के फिर इंट में कर सकते हो। तो ये था कास्टिंग। अभी हम स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, पर हम हर एक डेटा टाइप देखेंगे इंडिविजुअली, और वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।